नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के लिए बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। और दोस्तों, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है, मनुष्य की आहार नाल पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा पाचन से आप क्या समझते हैं, नामांकित चित्र की सहायता से मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग पूरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेशन सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब क्या है कि आप लोग जब भोजन को निगल लेते हैं तो उसके बाद में भोजन का पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, पाचन में होता क्या है, जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें घुलनशील में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल भाषा में ये हो गया है कि जो अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं उनको घुलनशील में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर पाचन दो प्रकार का होता है, भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात की जाएगी मनुष्य के आहार नाल के बारे में। मनुष्य की आहार नाल देखिएगा, यह मुख से गुदा तक फैली 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों, यहाँ पर आहार नाल की लंबाई आपको बताई गई है कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके सामने बना हुआ है चित्र, और यहाँ तक दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी लंबाई जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर गई है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी लंबाई है, ये अंदर जाते, ठीक है। ये इस प्रकार से गई तो आपकी जो कितनी गई है, ये लंबाई जो आपकी गई हुई है ये लगभग दोस्तों 8 से 10 मीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 मीटर। तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 8 से 10 मीटर कहते हैं, 9 से 10 मीटर कहते हैं, 8 से 9 मीटर कहते हैं, ठीक। जो कुछ भी आपके मन में है वो आप लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसके 5 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मुख, ग्रासन, गुहिका, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो दोस्तों, एक एक करके सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको इस सबको समझने में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मुख, ग्रासन, गुहिका क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। जो आपके सामने यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। इतना ये पार्ट जो बना हुआ है मुख, ग्रासन, गुहिका का पार्ट है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पढ़ सकते हैं कि दांत है, जीभ और लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वासनाल और श्वासनाल, ठीक है। ग्रासनाल, श्वासनाल, मतलब इस टाइप से आपको सबके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों समझिए, सबसे पहले यहाँ ऊपरी अचल और निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होती है। जो आपका मुख होता है, मुंह कहाँ पर होता है आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मुंह की स्थिति बताइए कि मुंह कहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा, इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। जो इसका मुंह का पिछला भाग होता है ग्रसनी कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा है ग्रसनी और इसका तिल लगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पश्च वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, ये इसे कहते हैं ग्रसनी कहते हैं। और लिखा दोस्तों, ग्रसनी निगल द्वार द्वारा। जैसे दोस्तों आप लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन को जब निगल देते हैं तो वो कहाँ पहुँचता है, ग्रास नाल में पहुंचता है, ठीक है। और ग्रास नाल में जाने के बाद आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, आपके आमाशय वगैरह में पहुंचता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद कर लें कि आप भोजन को निगलने के बाद ग्रास नाल में जाता है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलती है। ग्रसनी जो है वो कंठ द्वार के द्वारा कहाँ खुलती है, ग्रास नाल में खुल जाती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बताया गया यहाँ पर है, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर कंठ होता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों ये कहाँ जाती हैं, देखिएगा आप दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपकी वायु जो है वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कहाँ जाती है, ये यहाँ से फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। और आपका जो भोजन होता है वो यहाँ से नीचे आता है, इस प्रकार से वो आपका यहाँ आमाशय में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वायु और दोनों का मार्ग तो एक ही है लेकिन अलग अलग, ठीक है। वायु अलग जाती है और आपका भोजन अलग रास्ते से यहाँ पर जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, दांत क्या काम करते हैं, भोजन को काटने चबाने की सहायता करते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि दांत जो हैं वो खाना को चबाते हैं, ठीक है, और काटते हैं। मुख, ग्रासन, गुहिका के मध्य जीभ भोजन में लार मिलाने और भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। अगर आप भोजन को निगलते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब आप भोजन को मुंह के अंदर ले जाते हैं तो आप लोग उसे चबाते हैं।
चबाने के बाद दोस्तों उसमें लार मिक्स हो जाती है और फिर दोस्तों आप लोग इसे निगलते हैं ताकि आपको निगलने में आसानी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जीभ का काम भी हो गया। जीभ के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है जीभ पर स्थित स्वाद कणिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान गाती हैं। देखो दोस्तों जीभ पर स्वाद कणिकाएं होती है, मतलब आपको पता लगता है कि कोई चीज़ कड़वी है या मीठी है या खट्टी है, ठीक है। इन सभी स्वादों के बारे में आपको जीभ से ही पता लगता है। तो इस प्रकार से मुंह के अंदर जितने पार्ट थे मैंने आपको सभी पार्ट यहाँ पर दिखा भी दिए और बता भी दिए हैं, ठीक है। अगली दोस्तों स्टेप जो हमारा रहेगा वो कौन सा है, ग्रास नाल। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रास नाल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ लगभग 25 सेमी लंबी सक्रिय नलिका होती है। ग्रास नाल क्या होती है, ग्रास नाल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नली जो होती है इसको ये कहते हैं ग्रास नाल। और इसकी लंबाई आपको बताएगी 25 सेमी, लगभग जो है 25 सेमी लंबाई की होती है, ठीक है। और क्या है, जो यहाँ गर्दन और वक्ष भाग से होती हुई उदर में पहुंचकर आमाशय में खुलती है। मतलब गर्दन से होती हुई जाएगी और जाने के बाद दोस्तों क्या कहा गया है कि होती वक्ष भाग से, वक्ष भाग का मतलब जो आपका चेस्ट होता है उसके पीछे से होती हुई, मतलब और कहाँ पर जाती है, आमाशय में खुल जाती है, यहाँ पर खुलती है, ठीक है। ग्रास नाल की दीवार मोटी पेशी होती है, इससे भोजन को सुगमतापूर्वक निगला जा सकता है। मतलब आप लोग भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नाल में। और धीरे धीरे के जब आप भोजन खाते रहते हैं तो आपका भोजन आगे आगे क्रमाकुंचन की विधि से आपका भोजन आगे आगे बढ़ता रहता है और कहाँ पहुँचता है, आमाशय के अंदर दोस्तों भोजन पहुँच जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आमाशय में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आमाशय में भोजन में क्या क्या मिक्स हो जाता है यहाँ पर आपको ये समझना है। देखिए आमाशय को यहाँ पर बताया गया स्टमच, और इसका मतलब होता है पेट, मतलब पेट के अंदर आमाशय होता है, ठीक है। तो वहीं पर आपको समझाया गया यहाँ पर है, यह डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। आपको देखिए ये तो आपकी स्थिति बताएगी कि ये होता कहाँ पर है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बताया गया है, यह एक थैलीनुमा लगभग 25 सेमी लंबी और 10 सेमी चौड़ी रचना होती है। अब दोस्तों ये आमाशय का आपको बताया गया आकार कैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है, 25 सेमी लंबाई होती है, 10 सेमी चौड़ाई की रचना होती है, ठीक है। और लगभग में आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आमाशय का आकार छोटा बड़ा भी होता है तो आप लगभग कह सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों लिखा है आमाशय का प्रारंभिक चौड़ा भाग कार्डियक भाग कहलाता है, कार्डियक भाग, और अंतिम सकरा भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। मतलब इसके पहला मतलब स्टार्टिंग वाला प्रारंभिक भाग चौड़ा होता है, उसको कहते हैं कार्डियक, और लास्ट वाला कहते हैं पाइलोरिक। आमाशय का मध्य भाग आमाशय का या फंडिक भाग कहलाता है। आपको तीनों भाग के बारे में यहाँ बताया गया कि जो आपका सकरा भाग होता है चौड़ा होता है प्रारंभिक वाला, उसको क्या कहते हैं, सकरा वाला क्या कहते हैं, और आपका मध्य भाग को क्या कहते हैं। भोजन का पाचन मुख्यतः मध्य भाग में होता है। मतलब भोजन का पाचन आमाशय के किस भाग में होता है, आपसे प्रश्न आए तो आप क्या बताएंगे, मध्य भाग में होता है। आगे देखिए आमाशय का पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। आमाशय का पश्च भाग कौन सा है, पाइलोरिक, और ये कहाँ खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। ग्रहणी मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ठीक है, इस प्रकार से सी आकार की होती है, इसे कहते हैं ग्रहणी, ठीक है। ये जो रचना होती है यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रहणी, ठीक है। आप यहाँ समझ सकते हैं, तो यहाँ पर होती है ग्रहणी। और दोस्तों ये जो लगा हुआ ये है यकृत, ठीक है। यकृत यहाँ पर है लीवर जिसे कहते हैं, ठीक है। और यकृत में साथ में ही एक जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, पित्ताशय। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, लेकिन पित्त रस पित्ताशय में एकत्र होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि पित्त रस कहाँ बनता है, तो आप क्या बताएंगे, यकृत में पित्तरस बनता है, ठीक है। पित्तरस कहाँ बनता है, यकृत बनता है, लेकिन एकत्रित कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में एकत्रित होता है पित्तरस, ठीक है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा आमाशय की दीवार मोटी पेशीय ग्रंथि होती है। देखिए चाहे आमाशय हो, चाहे ग्रसनी हो, चाहे ठीक कुछ भी हो, अगर उसकी दीवार की बात करें तो उसकी दीवार मोटी होती है, सक्रिय होती है, आप ये कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। पेशियों की सक्रियता के कारण आमाशय में भोजन की लुगदी बन जाती है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि भोजन की लुगदी किस भाग में बनती है, तो आप बताएंगे आमाशय में। और आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं और इन ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। मेन पॉइंट यही आपका है। अगर आपसे पूछा जाए कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर होती हैं, तो आप बताएंगे आमाशय में, और आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे जठर रस स्रावित होता है। अब दोस्तों यहाँ तक पार्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर न्यास से बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है अगर न्यास से, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ आपको अगर न्यास से दिखाया गया यहाँ पर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यकृत दोस्तों जो है, इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें बताया गया दोस्तों कि यकृत में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक, कैसे बनता है, इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल से बताया है। अगर आपने देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर दोस्तों आप यकृत की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि छोटी आंत में क्या क्या होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छोटी आंत दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों ये जो है जितना भी इसके अंदर, ये सभी छोटी आंत के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले कि छोटी आंत, देखिएगा आमाशय छोटी आंत में खुलता है। आमाशय के बाद का स्टेप है छोटी आंत का, ठीक है। तो आमाशय बाद में देखिए, आमाशय के बाद होती है ग्रहणी, और ग्रहणी का स्टार्टिंग से जो आपका पार्ट होता है, देखिए यहाँ से जो आपका यहाँ से पार्ट होता है, ये छोटी आंत के लिए चला आता है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आमाशय छोटी आंत में खुलता है और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। ठीक, लगभग क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्यूरेट नहीं होती है, किसी की 6 मीटर हुई 6.5 5, ठीक है, तो इस टाइप से होती है। और दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं। अब इस 3 भागों के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। छोटी आंत जो है 3 भाग कौन से हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो देखिए ग्रहणी या पक्वाशय, देखिए जो ग्रहणी होती है, ये जो ग्रहणी आपने देखी यहाँ से, ये किसका भाग है, ये छोटी आंत का ही भाग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा यहाँ सी आकार की होती है, मैंने आपको बताया भी था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपकी सी बन रही है, तो सी आकार की होती है। और दोस्तों लिखा हुआ है ग्रहणी मध्यांत्र में खुलती है। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद दोस्तों आगे आपके लिखा हुआ है कि इसकी दोनों भुजाएं गुलाबी रंग की अग्न्याशय नामक ग्रंथि होती है। इसकी दोनों भुजाओं के बीच गुलाबी रंग की अग्न्याशय नामक ग्रंथि होती है। मतलब देखिए सी आकार बन रहा है, तो सी आकार के बीच में अग्न्याशय लगा हुआ है, तो आपको अग्न्याशय की स्थिति के बारे में बताया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यकृत तथा अग्न्याशय सामान्य पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। यकृत और अग्न्याशय जो है ये पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। ये यकृत है, ठीक है, और दोस्तों किसकी बात की गई है, यकृत और अग्न्याशय, यकृत और अग्न्याशय ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ग्रहणी में खुलते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यकृत से पित्त रस, अग्न्याशय से अग्न्याशय रस ग्रहणी में पहुंचता है। देखिए यकृत से निर्माण होता है पित्त रस का, अग्न्याशय से बनता है अग्न्याशय रस, और दोनों कहाँ पहुँचते हैं, ग्रहणी में। ग्रहणी इसी आकार की होती है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, पित्त रस और ये अग्न्याशय रस है, ये भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। अब दोस्तों मध्यांतर के बारे में बताया गया यहाँ पर, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ लगभग 2.4 मीटर लंबी कुंडलित पेशीय ग्रंथि नलिका होती है, खाली इतनी बात आपके बारे में है। और अगली है जो शेषांत्र होती है वो 3.6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और यहाँ बड़ी आंत में शेषांत्र उंडकीय कपाट द्वारा खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में बात की जाएगी बड़ी आंत के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बड़ी आंत क्या होती है। बड़ी आंत, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। मतलब अगर छोटी आंत पतली होती है तो ये वाली आंत मोटी होती है, इस टाइप से मान लीजिए आप। ठीक है, तो इस टाइप से होता है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। यहाँ लगभग 1.5 से 1.80 मीटर लंबी, 6 सेमी चौड़ी होती है। 6 सेमी का मतलब दोस्तों आप जानते हो कितनी लंबी हुई, 6 सेमी चौड़ी होती है। मतलब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से दोस्तों मान लीजिए, मतलब इतना लंबा मान लीजिए। ठीक है, इतनी चौड़ी होती है, आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, और जो छोटी आंत होती है मान लीजिए वो सिर्फ इतनी होती होगी। ठीक है, तो इस टाइप से होता होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके 3 भाग होते हैं, आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी पतली है, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कितनी चौड़ी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कितनी चौड़ी लग रही है आपको चित्र में, तो आप समझ सकते हैं बड़ी आंत जो होती है, बड़ी, उसका नाम इसलिए बड़ी होता है ताकि वो, क्योंकि वो बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। पहला है सीकम, यह चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। सीकम के अंतिम भाग में सक्रिय नलिका रूपी क्रमरूप परिशेषिका लगी होती है। मनुष्य में एक अवशेषी अंग होती है। क्रमरूप परिशेषिका देखिए दोस्तों यहाँ पर लगी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इसका काम तो यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन लगी होती है क्रमरूप परिशेषिका। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि मानव में जो आपका अभी देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अवशेषी अंग, मानव में अवशेषी अंग कौन सा है, तो आप बताएंगे क्रमरूप परिशेषिका। आगे दोस्तों देखिए कोलन, यह छोटी आंत के चारों ओर यू आकार की होती है। और मलाशय में दोस्तों लिखा है 12 सेमी लंबी होती है और इसका अंतिम सकरा भाग गुदा द्वारा शरीर में खुलता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको पूरी संरचना अच्छी तरीके से समझाई गई है। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से इस बात को समझ लिया होगा। अगर आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के और भी प्रश्न देखने हैं दोस्तों, तो मैंने लगभग बहुत से प्रश्न यहाँ पर बता दिए हैं, सही प्रश्नों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों सभी का लिंक मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है वास्तव में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।